हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं एक नए सुर्खियों में, मुख्य रूप से जो आपके पॉलिटी से संबंधित या संविधान से संबंधित जो प्रश्न बन भी सकता है, इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, जो ज़्यादातर सुर्खियों में आज कल रह रहा है। या मुख्य रूप से देखें तो यह टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके कोई भी पेपर हो, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं और बनते ही बनते हैं। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पूर्ण रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है जो जजेस होते हैं उनके रिमूवल कैसे होता है, यानी उनको हटाने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो केवल चूंकि न्यूज़ तो इतना ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनको हटाने के लिए प्रोसीजर चल रहा है पार्लियामेंट में। तो न्यूज़ तो इतना ही है, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पूरा प्रोसेस पढ़ना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है। दूसरा चीज़ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, नियुक्ति का तरीका क्या है, नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलवाता है, त्यागपत्र किनको वो देंगे, फिर से उनकी नियुक्ति के तरीका क्या है, कैसे उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे उनके रिमूवल का क्या प्रोसेस है। फिर हम लोग देखेंगे कि उनको पेंशन और भत्ता कहाँ से मिलता है और उनकी सैलरीज जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तृत आज चर्चा करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ आइए और अपने ग्रुप में और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने टॉपिक को, अपने जो आज का सेशन है उसको शुरू करें और चलें। इस तरह से हम लोग अगला जो पड़ाव है हम लोगों का, मुख्य रूप से जो पेपर्स में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, अगर इस टॉपिक से बनाया जाए तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए सभी लोग। चलिए तो चला जाए। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उनके खिलाफ इम्पीचमेंट शब्द का तो प्रयोग होता नहीं है। पहला चीज, इम्पीचमेंट जो शब्द है, यानी इसको कहा जाता है हिंदी में महाभियोग। यह महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल किसके लिए होता है? राष्ट्रपति के लिए होता है। उपराष्ट्रपति पर तो महाभियोग लाया नहीं जाता है, महाभियोग लगाया नहीं जाता है। उनको हटाने का, रिमूवल का प्रोसेस है, लेकिन इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं है। संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। दूसरी चीज अगर कहा जाए कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अथवा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको रिमूवल करने का, उनको हटाने का तरीका है, मिसबिहेवियर के आधार पर उनको हटाया जा सकता है, लेकिन उनके ऊपर भी इम्पीचमेंट वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाभियोग पर जो होता है, हालांकि प्रक्रिया जो होती है उसका मिलता जुलता ही वो प्रक्रिया होती है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे यहाँ पर भी होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो अलग है और उसको हम लोग देखेंगे। और थोड़ा सा आसान भी नहीं है। और यह चीज़ अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो अभी तक जो जैसे 28 जनवरी 1950 को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या होती है? स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को, देश आज़ाद होने के बाद। इससे पहले 1774 में स्थापना हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में जो न्यायपालिका थी, यानी मुख्य रूप से देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, तो यहाँ से एक हो गया। और दूसरा चीज जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में एक संवैधानिक संशोधन भी था, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 लाया गया। इसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे आपका गुवाहाटी हो गया, जैसे बम्बई हाई कोर्ट हो गया, दादर नगर हवेली, ये सारी चीजें वहीं पे है, उनका अधिकार क्षेत्र वहीं पे आता है। हाई कोर्ट जो है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है? आपका लखनऊ में है। तो कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं, यानी जो हाई कोर्ट होते हैं उनका एक अपना विशेष क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र तक वो सीमित रहता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका क्षेत्र जो है पूरा भारत संघ पे है। ठीक है, ये यानी एकीकृत न्यायपालिका जो है वो भारत में है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो जजेस होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो पहले हम लोग देखेंगे नियुक्ति कैसे की जाती है। तो जो अपॉइंटमेंट होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की, तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को देख लेते हैं और एक हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी और एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, इसको देख लेंगे। तो आर्टिकल 124
कौन सा? अनुच्छेद 124 में किसके बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं क्या, 124 में अगर आप 90 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 214। तो हाई कोर्ट में 214 यानी 214 अनुच्छेद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। अब नियुक्ति से संबंधित यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है या जो सीजीआई की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ भी होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यह सीजीआई होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और यह राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो पहला चीज मैंने बताया कि हाई कोर्ट का जो सीमा है वो 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये कह दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही मुख्य रूप से क्या हो सकता है, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय हो सकता है। तो ये अनुच्छेद मैंने बताया। लेकिन इनका अपॉइंटमेंट करने की जो तरीका है वो क्या है? अपॉइंटमेंट करने का तरीका यह सबसे पहले केस शुरू होता है, आप देखेंगे कि फर्स्ट जजेस केस से। पहला जजेस केस कब आता है? 1981 में, 1981 में। तो 1981 में पहला जजों की नियुक्ति संबंधी मामला आता है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय फर्स्ट जज केस में 1981 में ये कहता है कि केवल कंसल्टेशन लिया जाएगा, किससे? सीजीआई से। यानी जब किसी न्यायाधीश की यानी जब किसी जज की नियुक्ति करनी हो, अपॉइंटमेंट करनी हो, तो अपॉइंटमेंट करने के लिए वह किस व्यक्ति को रिकमेंडेशन करना है, किस व्यक्ति को नियुक्त करना है, उसके लिए जो सीजीआई होते हैं उनसे केवल कंसल्टेशन लिया जाएगा। क्यों कंसल्टेशन किया जाएगा? यानी इनकी कंसल्टेशन पर बाइंडिंग नहीं होगी। मतलब पहला जज केस में साफ साफ कहा गया 1981 में जो हुआ था कि जो जजों की नियुक्ति होती है वह कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। और मुख्य रूप से जजों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और किसके कहने पे? जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका जो होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, उसके कहने पे करते हैं। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से 1981 वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा साफ साफ कि हाँ, जो जजों की नियुक्ति होती है उस जजों की नियुक्ति में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे केवल कंसल्टेशन कर लेना है। बाकी उनका जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग नहीं है एग्जीक्यूटिव पे, कार्यपालिका पे, कि हाँ उनके बताए गए नाम को ही रिकमेंड किया जाए। ठीक, ये मामला समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आता है फिर दूसरा जजेस केस। तो सेकेंड जजेस केस कब आता है? 1993 में, इसको याद रखिएगा। तो द्वितीय जो न्यायपालिका जो है केस आता है, ठीक है, यानी सेकंड जजेस केस आती है, कब आती है? 1993 में आती है। इसमें क्या डिसीजन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के को यहाँ पे थोड़ा सा होश आता है कि नहीं, यहाँ पे न्यायपालिका के जो जैसे आर्टिकल जो 50 है, अनुच्छेद 50 है, उसमें बात की गई है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की बात किया गया है, यानी पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो उसमें ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट द्वितीय जजेस केस में 1993 में ये कहता है कि नहीं, ये जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें जो सीजीआई है यानी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का केवल कंसल्टेशन ही नहीं बल्कि उसका न्यायपालिका का कंसल्टेशन का जो होगा वह बाइंडिंग होगा कार्यपालिका पे। यानी जो न्यायपालिका जिस नाम को रिकमेंड करेगी उसको मानना, उस नाम को मानना कार्यपालिका पे बाध्यता होगा और उसी नाम को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसी नाम के XYZ व्यक्ति को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। आया बात समझ में? तो सेकेंड जजेस केस में 1993 में जो सेकेंड जजेस केस हुआ था उसमें न्यायपालिका ने क्या कहा? पहले वाले में तो साफ कर दिया कि नहीं, कंसर्न भी अगर करता है तो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड वाले में क्या कहा? तो सेकेंड वाले में कहा 1993 में, तो मैंने क्या बताया देखिए ध्यान से, 1981 वाले में 1981 जो फर्स्ट जजेस केस था उसमें कहा था कि कंसल्टेशन केवल लेना है, लेकिन कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है। किस पे? एग्जीक्यूटिव पे, एग्जीक्यूटिव पे यानी कार्यपालिका पे बाइंडिंग नहीं है, बाध्यता नहीं है। दूसरा जब जजेस केस गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कब? मुख्य रूप से दूसरा जजेस केस जो गया तो दूसरा जजेस केस में 1993 में क्या कहा सेकंड वाले में कि नहीं, जो जैसे मान लीजिए कि यह कोई नाम है XYZ, किसी पर्सन का नाम है, इस पर्सन का नाम न्यायपालिका यानी जुडिशरी क्या करेगी? किसी XYZ पर्सन के नाम को रिकमेंड करेगी।
क्या करेगी, रिकमेंड करेगी। और उसी नाम को जो एग्जीक्यूटिव होंगे, जो कार्यपालिका होगी, वो क्या करेगी, भेजेगी किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और उसी नाम को क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्या, जज। आया समझ में? उसी नाम के व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, जज अपॉइंट करना पड़ेगा, जज नियुक्त करना पड़ेगा, न्यायाधीश नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पे बाइंडिंग बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बाइंडिंग बना दिया गया। ठीक है, और इसी सेकेंड वाले में ही क्या आया कंसेप्ट, कॉलेजियम का। किसका कंसेप्ट आया, कॉलेजियम का। इसमें क्या कहा गया कि एक सीजेआई होंगे और इसमें दो जो है सीनियर मोस्ट जज होंगे। क्या होंगे, दो क्या होंगे, तो एक होंगे सीजीआई और प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये क्या करेंगे, किसी XYZ एक नाम को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। और यही XYZ नाम जो है आपकी जो एग्जीक्यूटिव होगी वो क्या करेगी, प्रेसिडेंट को रिफर करेगी और प्रेसिडेंट इस नाम के व्यक्ति को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अब ये जो कॉलेजियम आया, इस ये जो 1 जजेस और 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस थे, जिसको कॉलेजियम कहा गया, इसका जिक्र मुख्य रूप से संविधान में कहीं नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र जो है कहीं नहीं मिलेगा आपको। यह खुद स्वयं न्यायपालिका के द्वारा लाया गया एक मैकेनिज्म है। न्यायपालिका के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा लाया गया एक क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक है, आया समझ में? सेकंड जजेस केस में, तो सेकंड जजेस केस में क्या आया, कॉलेजियम आया। अब इसके बाद आता है फिर कौन सा केस, 1998 में। तो 1998 में आता है कौन सा, थर्ड जजेस केस, तीसरा जजेस केस। कब आता है, 1998 में। तो 1998 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, 1998 मामले में कॉलेजियम जो है उसमें कहा कि एक सीजेआई होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। 4 सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। यह रिकमेंड करेंगे किसी XYZ व्यक्ति को, और यह व्यक्ति जो XYZ व्यक्ति है उसके नाम को भेजा जाएगा कहाँ पे, कार्यपालिका के पास, एग्जीक्यूटिव के पास। ठीक है, अब इस नाम को यह जो एग्जीक्यूटिव है वह एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकती है सीजीआई इस कॉलेजियम के पास। ये कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है, कॉलेजियम ग्रुप। ठीक, खुद न्यायपालिका के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है, एक मैकेनिज्म है। तो अब कितना हो गया, कॉलेजियम में सदस्य कितने हो गए, 5 सदस्य हो गए। मेंबर कितने हो गए, 5। पहले कितने थे, 1 और प्लस 2 यानी 3 थे। अब कितने हो गए, 5 हो गए, यानी 1 सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, अब एक कॉलेजियम के पास जब ये एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, रिकमेंड कर, मतलब मुख्य रूप से अगर इसको पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, तो और फिर से यह जो कॉलेजियम है जिस नाम को, यानी एक पर्सन के नाम को क्या किया था, रिकमेंड करने के लिए भेजा था, अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो ये कॉलेजियम फिर से उसी व्यक्ति के नाम को अगर फिर से मुहर लगा के भेज दे तो एग्जीक्यूटिव को फिर ये दोबारा जो है नहीं भेजना पड़ेगा, यानी दोबारा वो फिर से कॉलेजियम के पास नहीं भेज सकते। सीधे इनको कहाँ पे भेजना पड़ेगा, सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, उस नाम के व्यक्ति को क्या करेंगे, जज के रूप में क्या कर देंगे, अपॉइंटमेंट कर देंगे। है समझ में? लेकिन यहीं पे थ्रेट हो जाता है। थ्रेट क्या होता है, यह XYZ नाम के व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करने के लिए कॉलेजियम जो है, जो 5 जजों का जो समूह है, एक सीजीआई होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, ये किसी पर्सन के नाम को रिकमेंड करते हैं, एग्जीक्यूटिव के पास यानी कार्यपालिका के पास भेजा जाता है, सरकार के पास भेजा जाता है, और गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन ही नहीं लेती है। अगर यही कारण है कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या हो जाता है, देरी हो जाता है। तो यहां से क्या करेंगे, अगर फिर से उस नाम को, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम रवि है, इस रवि नाम के व्यक्ति को कॉलेजियम क्या किया, रिकमेंड किया। हाँ, एलिजिबिलिटी तो होता ही है, एलिजिबिलिटी तो अलग चीज़ है, वो हम लोग पढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि 5 साल जो है वो रहे होंगे जजेज के रूप में रहे हैं, या 10 साल हाई कोर्ट में क्या हो, वकील के रूप में रहे हो। ठीक है, इनकी मैक्सिमम एज का वर्णन है, मिनिमम एज का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका अधिक से अधिक कितना एज होना चाहिए, 65 वर्ष होना चाहिए। और जो हाई कोर्ट के जो मुख्य रूप से आपके जज होंगे उनका अधिक से अधिक एज कितना होना चाहिए, 62 वर्ष होना चाहिए। ये भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका अधिकतम
आयु कितना 65 वर्ष होना चाहिए। हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनका अधिकतम आयु कितना होना चाहिए 62 ईयर्स होना चाहिए, 62 वर्ष होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है। और सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए और भी क्या जो है एलिजिबिलिटी है, तो वह एलिजिबिलिटी है, पहला भारत के नागरिक हो, दूसरा वह 5 वर्ष तक अगर मुख्य रूप से जज के रूप में रहे हो, नहीं तो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में रहना होना चाहिए, तब जाके वो ये बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बावजूद कॉलेजियम क्या किया, ये रवि नाम के व्यक्ति को क्या किया, रिकमेंड किया। जैसे आपको मैंने समझाने के लिए ऐसा नाम लिया हूं, तो ये रवि नाम के व्यक्ति को रिकमेंड किया। ये गया किसके पास, सरकार के पास, यानी एग्जीक्यूटिव के पास, गवर्नमेंट के पास, कार्यपालिका के पास। अब कार्यपालिका इस पे जवाब ही नहीं दी। अब फर्स्ट इनहांस में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, फर्स्ट इनहांस में इस नाम के व्यक्ति को फिर रिकंसिडरेशन करने के लिए कॉलेजियम के पास भेज सकती है। तो अगर तुरंत भेज देती तब तो तुरंत कॉलेजियम उस पर डिसीजन फिर लेता कि हाँ इसी व्यक्ति को करना है या किसी अनदर को करना है। अगर फिर से इसी व्यक्ति को करने के लिए रिकमेंड कर दिया कॉलेजियम, तो गवर्नमेंट को यानी एग्जीक्यूटिव जो है इसको इस नाम के व्यक्ति को आगे पहुंचाना पड़ेगा किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, इस नाम के व्यक्ति को यानी रवि नाम के व्यक्ति को क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के रूप में या जज के रूप में। आया समझ में। तो ये पांचवा जो मुख्य रूप से ये जो तीसरा जज जो केस था, यानी तीसरा जज जो केस कब हुआ था 1998 में, इसमें ही क्या आया, तो आप देख रहे हैं इसमें जो है कॉलेजियम की विस्तार की गई। और कॉलेजियम के विस्तार करने में कितने कॉलेजियम होगा, कॉलेजियम में कितने सदस्य हो गए, तो 1 सीजीआई होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे, यानी संख्या कितनी हो गई, टोटल 5 हो गई। अब किसमें, सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करने में, सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ति में ऐसा हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, तो ये याद रखिएगा हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है उसके कॉलेजियम में कितने होते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ सकता है और यहां से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। 1 सीजीआई होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे। कौन, 1 सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे। ठीक है, तो तीसरा जजेज केस जो हुआ था इसमें कहा गया कि और जिस नाम को ये देंगे उनको बाइंडिंग है कि हाँ कार्यपालिका उसी नाम को क्या करेगी, हाँ अपॉइंट के लिए भेजेगी किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो इस पे आरोप लगता है कई बार कि नेपोटिज्म होता है इसमें, यानी खुद न्यायपालिका अपने ही मैकेनिज्म के द्वारा अपने ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, ये आरोप लगाया जाता है, बार बार आरोप लगता है। ठीक है, तो जो सीजीआई यहाँ पे अब अगर मैं बताऊं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, तो सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो किसी नाम को रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करने के बाद वह राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल से रिकंसिडरेशन लिया जाता है, वह भेजते हैं वहां के चीफ मिनिस्टर से रिकंसिडरेशन लेके किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट के संदर्भ में ये सारी चीजें होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में मैंने बताया ही कि सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जिसको कॉलेजियम कहा जाता है, ये भी कॉलेजियम है वो भी कॉलेजियम है, बस अंतर है कि इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक ना, और तब जाके नियुक्ति होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, अब रही बात की जब नियुक्ति इनकी हो जाती है तो इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इन दोनों लोगों को, यानी हाई कोर्ट के चाहे जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इनको शपथ ओथ जो है कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। कौन, राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए कि अगर नहीं सॉरी, यहाँ से एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से जैसे शपथ की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो उनको दिलाते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कौन दिलाते हैं, गवर्नर। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिसफॉल्ट था, अब सही मैंने कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, और हाई कोर्ट के जजेस को जो राज्य के राज्यपाल होंगे वो दिलाते हैं। ठीक है, लेकिन रिमूवल की जो प्रोसेस होती है वह त्याग पत्र किसको देंगे, तो रिमूवल के प्रोसेस में जो त्याग पत्र देते हैं वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं। दोनों हाई कोर्ट के जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के, अपॉइंटमेंट में भी दोनों के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न यहाँ से भी बनता है। तो अपॉइंटमेंट तो दोनों को वही करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। कैसे करेंगे, कॉलेजियम रिकमेंड करेगा और रिकमेंड करने के बाद करते हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें नेपोटिज्म का आप देख सकते हैं कि नेपोटिज्म का आरोप लगाया जा सकता है, कैसे लगा आगे अभी मैं बता रहा हूँ। तो इसको तो अपॉइंटमेंट यही करते हैं। ठीक है,
उसके बाद से इनको हटाने के लिए भी राष्ट्रपति के पास ही जाया जाता है। दूसरी बात, सदन में वो अलग बात है कि सदन में मुख्य रूप से अगर पास हो जाए उसके बाद से, लेकिन राष्ट्रपति ही हटाएंगे, राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देंगे, ठीक है। लेकिन इनको शपथ अलग अलग, ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को गवर्नर दिलाते हैं। आ रहा बात समझ में। उसके बाद से देखिए, अब मैं चल रहा हूं इस चीज पे, जो थर्ड जजेस केस हुआ था। थर्ड जजेस केस में कब, 1998 में थर्ड जजेस केस हुए थे, तीसरा जजेस केस। और उसमें बताया गया, मैंने बताया कि 5 बेंच था, उसमें सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज, और इसमें हाई कोर्ट के मामले में 1 सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। कॉलेजियम का ये विस्तार हो गया। इस चीजें समझ में आ रही है आपको। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या यह प्रोसेस अभी तक चल रहा है, या अभी प्रोसेस 1998 के बाद ये आज हो गया आपका 2024, तो ये प्रोसेस अभी तक चल रहा है या इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया? नहीं, यह प्रोसेस अभी तक चल रहा है। आज भी कॉलेजियम ही रिकमेंड करती है और तभी जाके होता है हाई कोर्ट ये या सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। जैसे अभी जो है अब हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो नियुक्त हुए हैं संजीव खन्ना, ये जो है अपॉइंट हुए हैं। तो इनको देखा जाए, ये भी कॉलेजियम ही रिकमेंड की थी। तो आप बोलेंगे कि अगर इसमें ऐसा आरोप लगता है तो क्या कार्यपालिका ने या क्या लेजिस्लेटिव ने या पार्लियामेंट ने इसको सुधारने का कोई प्रयत्न या कोई प्रयास नहीं किया? तो इसको सुधारने के लिए भी प्रयास किया था। कब? तो 99वां संवैधानिक संशोधन, मुख्य रूप से देखा जाए 2014। कब आया था? सरकार लेके आई थी इसको सुधारने के लिए, कॉलेजियम को, 99वां संवैधानिक संशोधन 2014। और इसके लिए गठन किया गया क्या? NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यह कमीशन क्या करता? जुडिशरी की नियुक्ति करता, ठीक है। हालांकि इसमें कार्यपालिका का भी रोल था, लेकिन फोर्थ जजेस केस, तीसरा जज तो 1998 में हुआ। चौथा जजेस जो केस हुआ वो कब हुआ? आपका 2015 में। तो 2015 में जो चौथे जजेस केस हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? यह जो 99वां संवैधानिक संशोधन था, इस 99वां संवैधानिक संशोधन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। क्या कर दिया? नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। एक सीधे से कह दे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? इसमें बताया गया कि यह जो जुडिशरी का पावर है उसको सीमित करने का क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है, या जो ढांचा है, मौलिक ढांचा संविधान का, उसको छीड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस आधार पर 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 को, यानी जो ये आयोग बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, NJAC, यह 2015 में क्या किया? न्यायपालिका ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो अब बोलेंगे अब क्या स्थिति है? तो अब वही पूर्व वाली स्थिति है 1998 वाली। इसी तहत क्या होती है? अपॉइंटमेंट होती है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इसी तरह अभी अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की। कैसे? थर्ड जजेस केस में जो सुनाए गए थे फैसला उसी के अनुसार, यानी कॉलेजियम करता है। हाई कोर्ट के लिए भी कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कॉलेजियम। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम होती है उसमें 1 CJI और 4 सीनियर मोस्ट जज, और हाई कोर्ट की जो कॉलेजियम होती है उसमें 1 CJI और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। आगे देखिए, तो ये मैंने बताया। अब अगर हम बात कर लें कि इनको, ये तो हो गया कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और अगर हम बात करें कि रिमूवल इनका कैसे होता है, यानी इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया, पहला चीज, इम्पीचमेंट तो शब्द का प्रयोग इनके ऊपर नहीं किया जाता है, महाभियोग तो नहीं लगाया जाता। मैंने पहले ही बताया, महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है राष्ट्रपति पर ही लगती है। तो 124(4) जो है, अनुच्छेद 124(4) क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 डिटरमाइन द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस। क्या कहता है कि जजों की जो रिमूवल का प्रोसेस है उसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 124 का सब क्लास 4। अब उसमें क्या कहा गया है कि यदि ये मतलब अगर रिमूवल का जो प्रोसेस वो कैसे लाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं या हाई कोर्ट के जजेज हैं, उनको हटाने का प्रक्रिया कैसे होती है, तो कैसे उनको हटाया जा सकता है। तो इसके लिए 100 मेंबर लोकसभा के और 50 मेंबर कहाँ के? राज्यसभा के। कौन कौन? 100 सदस्य लोकसभा के
और 50 सदस्य राज्यसभा के साइन यानी लिखित हस्ताक्षर से क्या करते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास देते हैं, उसके बाद से वह अगर स्पीकर के पास डिलीवर होता है, कहाँ पे, लोकसभा या फिर से राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास, तो लिखित पहले क्या होना चाहिए, जैसे अगर हम लोग राष्ट्रपति के संबंध में देखें तो लाने के लिए प्रस्ताव या मोशन लाने के लिए क्या किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया सकता है। ठीक, यहाँ पर भी मोशन लाया जाता है उनको हटाने की प्रक्रिया के लिए, तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया सकता है। वहां पर क्या था, राष्ट्रपति को हटाने के लिए 1/4 सदस्य को साइन करना पड़ता था पहले हटाने के प्रोसीजर लाने के लिए। ठीक, और 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, यहाँ पर प्रक्रिया है कि राज्यसभा के 50 सदस्य और लोकसभा के 100 सदस्य अगर लिखित रूप से साइन करके देते हैं, और किसको, जो राज्यसभा के या तो चेयरपर्सन है उनको या लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको, ठीक है, तब ये प्रक्रिया लाई जाती है, मोशन लाई जाती है। उसके बाद से जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो भी उनके मुख्य रूप से, और दूसरा चीज इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है एक कमेटी के द्वारा। इस कमेटी में कितने जज होते हैं, 3 जज। इन 3 जजों की कमेटी के द्वारा इसमें अन्वेषण होता है, मुख्य रूप से जांच होता है, और जांच करने के बाद, अगर जांच करने के बाद, और ये जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए जो कमेटी बनी होती है उसमें क्या होते हैं, 3 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, वही जांच करते हैं। अगर एक कमेटी जांच करने के बाद अगर मिसबिहेवियर पाती है, ठीक है, मिसबिहेवियर या अक्षमता पाती है, तो क्या करेगी, हाउस को यानी सदन को क्या कर देगी, यह मोशन जहां पे लाया गया था, जहां पे यह उनको हटाने का प्रस्ताव जिस सदन में लाया गया था वहां पे समिति पेश करती है, और अगर पाती है कि अक्षमता है या मुख्य रूप से इसमें मिसबिहेवियर है या गिल्टी दोषी पाती है अगर उस न्यायाधीश को, तो उस सदन में अपने रिपोर्ट को पेश करती है, सबमिट करती है, और तब जब सबमिट कर देती है तब उसके बाद से 2/3 ऑफ टोटल, मेजोरिटी ऑफ टोटल एंड 2/3 ऑफ द इट्स मेंबर प्रेसिडेंट एंड वोटिंग, तो वोटिंग कराई जाती है 2/3 बहुमत के द्वारा। अगर दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, अगर वह बिल पारित हो जाता है तो उस दिन से वह जज क्या हो जाएंगे, उनका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी वह रिमूव हो जाएंगे। और रिमूव कौन करेगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है उनको रिमूवल करने का। लेकिन अभी तक जो प्रोसीजर मैंने बताया, जिसको ऐसे सामान्य में कहा जा रहा है कि हाँ इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वास्तव में महाभियोग शब्द का तो प्रयोग किया नहीं गया है इनके लिए। लेकिन ये जो प्रक्रिया अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर, किसी भी जुडिशरी के लिए पास नहीं हुआ, इस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जुडिशरी अभी तक भारतीय संविधान में हटा नहीं है, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ अभी लाया गया था, इसीलिए चर्चा में था। तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, रिमूवल का प्रोसेस क्या था, राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सदस्य साइन करेंगे। उसके बाद से वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, यानी पीठासीन अधिकारी। उसके बाद से 3 जजों की कमेटी बनती है, वो जाँच करती है। अगर जाँच में वो गिल्टी पाती है तब उस सदन में क्या करती है, सबमिट करती है अपने रिपोर्ट को, फिर रिपोर्ट पे तब वोटिंग कराई जाती है। अगर नहीं पाती है गिल्टी तो सीधे सीधे वहीं से समाप्त हो जाती है कहानी, ठीक है। तब नहीं लाया जाता है ये प्रोसीजर, तब नहीं लाया जाएगा। अगर गिल्टी पाती है तब प्रोसीजर लाया जाता है और 2/3 बहुमत से वोटिंग कराई जाती है। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा से, तब वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये तो है रिमूवल का प्रोसेस। हाँ, दोनों के लिए सेम है, हाई कोर्ट के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के लिए, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, ठीक है। बस ईयर्स याद रखिएगा, मिनिमम ईयर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम ईयर्स है। मैक्सिमम ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर्स और 62 ईयर्स किसके लिए है, हाई कोर्ट के लिए। मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया क्या क्या चीजें, 124 इसके अनुसार, ठीक। और अगर आगे देखा जाए, अब देखा जाए मुख्य रूप से इनकी सैलरी कैसे मिलती है, यानी अलाउंस और भत्ता कहाँ से मिलता है। तो जो जजेज होते हैं कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के और कहाँ के, हाई कोर्ट के। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी सैलरी यानी उनकी जो वेतन होता है कहाँ से दिया जाता है। तो उनका जो वेतन होता है मुख्य रूप से कहाँ से दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, यानी कंसोलिडेटेड जो फंड होता है वहाँ से दिया जाता है। यानी भारत की जो संचित निधि होती है, भारत की संचित निधि जो होती है, वहीं से क्या दिया जाता है, इनको वेतन दिया जाता है, उनको वेतन दिया जाता है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके वेतन में कटौती नहीं की जाती है, ठीक, ये भी चीजें हैं। तो इनको मुख्य रूप से वेतन कहाँ से मिलता है, भारत के संचित निधि से। और वेतन की अगर बात किया जाए अनुसूची में, तो कौन सी अनुसूचियां हैं जो वेतन के लिए, 2, अनुसूची 2, शेड्यूल 2
भारतीय संविधान का जो शेड्यूल 2 है, अनुसूची 2 है, उसमें वेतन की बात की गई है, वेतन और भत्ता की। तो वेतन, पेंशन और भत्ता जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन कहाँ से मिलता है? तो वेतन तो मिलता है भारत की संचित निधि से, राज्य की नहीं, ये याद रखिएगा, राज्य की नहीं, भारत के संचित निधि से। लेकिन अगर पेंशन की बात कर दी जाए तो पेंशन जो रिटायर होने के बाद कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो द रिटायर्ड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट इज इंटाइल्ड द पेंशन विच ऑफ द ड्राउन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कहां से दिया जाता है? कहां से? संचित निधि से, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। तो और मुख्य रूप से देखा जाए कि हाई कोर्ट कि जो जजेज होते हैं उनको मैंने बताया है कि केस कौन ओथ दिलाता है, कौन शपथ दिलाता है? तो जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आशा करते हैं सभी चीज़ें आपके एग्जाम्स ऑफ व्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होंगी आपको, और आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न बन सकते हैं इस सारी चीज़ों से ये मैंने बताया। हाँ, रीट वाला भी होता है, रीट वाले भी प्रश्न होते हैं कि रीट के क्षेत्राधिकार के मामले में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार ज़्यादा है कि सर्वोच्च न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट का? तो हाई कोर्ट का ज़्यादा है 226 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है 5 ही तरह का रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है 226 के तहत 6 रीट जारी करता है, ठीक है। तो वो तो हम लोग मौलिक अधिकार वगैरह में पढ़े ही होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने उस चीज़ को यहाँ पे इंटरलिंक नहीं किया। बाकी ये सारी चीज़ें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थी जो उस चैप्टर से, वो मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया ताकि आपको पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा, चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, वहाँ कहीं से भी नहीं छूटने वाला है, अगर इसको अच्छी तरह से अगर आप समझ लेंगे तो, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोगों के लिए जो मुख्यतः जो लगाव है वो यही चीज़ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।